Shalini Singh and welcome to this channel. Here we are going to study the 7th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. Children के लिए, youth के लिए, elderly के लिए जो भी support services चलाई जा रही हैं, जो भी institutions और programs चलाए जा रहे हैं, उनको कैसे manage किया जाना है वो हम इस chapter में पढ़ेंगे। तो start करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्यों कुछ लोग vulnerable होते हैं। vulnerable शब्द का क्या मतलब होता है। देखो वनरेबल उन लोगों के लिए बोला जाता है, उन लोगों को संवेदनशील या वनरेबल कहा जाता है जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जिन पे खराब परिस्थितियों का बुरा असर जल्दी पड़ता है, उन लोगों को हम वनरेबल बोलते हैं। अ फैमिली अलॉन्ग विद अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इज एक्सपेक्टेड टू मीट द नीड ऑफ इट्स मेंबर। फैमिली का काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने मेंबर्स की नीड को पूरा करे। अब ये किन के साथ मिलकर मेंबर्स की नीड को पूरा करती है? स्कूल्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ। तो मतलब ये जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनके साथ मिलकर फैमिली अपने मेंबर्स की नीड को पूरा करती है। बहुत सारी फैमिली लेकिन ऐसी भी है जो कि अनएबल है, अयोग्य है अपने मेंबर्स की बेसिक नीड को पूरा करने में। क्यों? क्योंकि वो जो भी ये जो संस्थाएं हैं ना, इनके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, इनको भी ये फैमिली अवेल नहीं कर पाती। अब इसके लिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से फैमिली अपनी मेंबर्स की बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पाती, जो कि हम आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं। तो देखो सबसे पहला तो गरीबी की वजह से भी फैमिली अपने मेंबर्स की बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाती। Poverty in India is widespread with the nation estimated to have a third of world's poor. विश्व के जितने भी गरीब हैं उसका 33% हमारे देश में है, इंडिया में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा है। According to the Planning Commission of India, in 2011-12, 29.5% of population was living below the national poverty line. Planning Commission की रिपोर्ट आई थी 2011-12 में, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे देश के लगभग 30% जो लोग हैं वो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, मतलब बहुत गरीब है। Less than 30% of our population has access to adequate sanitation facilities. सिर्फ 30% ही पॉपुलेशन ऐसी है जिसको साफ सफाई की सुविधाएं मिल पा रही हैं, मतलब 30% से भी कम पॉपुलेशन ऐसी है जिसको साफ सफाई की सुविधाएं मिल पा रही है। बाकी 70% पॉपुलेशन ऐसे ही गंदगी में रह रही है। Less than half of all डिलीवरीज इन अ ईयर आर कंडक्टेड बाय ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। जितनी भी डिलीवरीज बच्चों की हो रही है एक साल में, उसमें से आधी से भी कम डिलीवरी ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स द्वारा हो रही है, मतलब ट्रेन्ड नर्सेस द्वारा हो रही है। नहीं तो बाकी सारी आधी से ज़्यादा डिलीवरीज जो हैं बच्चों की, वो ऐसे ही हो जा रही हैं, बिना हॉस्पिटल जाए ही हो जा रही हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ रही है, और मॉर्बिडिटी रेट भी बढ़ रहा है। मॉर्बिडिटी क्या है? कितनी डिजीज हो रही है उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर डिजीजेस का रेट क्या है उस पॉपुलेशन में, तो उसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्टेलिटी आपको पता है कि कितने लोग मर रहे हैं, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी भी हो रहा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी भी हो रहा है। किसकी वजह से? ये जो अनट्रेंड नर्सेस हैं, ये जो डिलीवरी करा रही हैं, इनकी वजह से, क्योंकि ये अच्छे से डिलीवरी करा नहीं पा रही हैं, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही नहीं है। Less than half the country's households consumes iodized salt. बहुत कम लोग, आधे से कम लोग जो हैं वो आयोडाइज सॉल्ट खा रहे हैं, जिसकी वजह से मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ है बच्चे की वो प्रभावित हो रही है बुरी तरीके से। इसके अलावा गर्ल्स और वुमेन से जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इनकी नीड्स पूरी नहीं हो पाती। मैनी चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड और लेफ्ट टू कोप ऑन देयर ऑन। बहुत सारे बच्चे, यूथ और बूढ़े लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों से अलग हो गए हैं किन्हीं कारणों से, और उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही उठाना पड़ रहा है, उनको सारी सिचुएशन से खुद ही लड़ना पड़ रहा है। बाय देमसेल्व्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर ओन नीड्स। अब खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है, तो इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बच्चों की बात करेंगे। देखो इसमें हम यूथ की भी बात करेंगे, एल्डरली की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों की बात करेंगे कि क्यों बच्चे वनरेबल हैं। बच्चे क्यों वनरेबल हैं? क्यों? क्योंकि इस समय रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है इस एज में, और अगर एक भी डोमेन जो है ग्रोथ डेवलपमेंट का वो प्रभावित हुआ, एक भी डेवलपमेंट प्रभावित हुई, तो उसका असर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में पड़ेगा, ठीक है। एडवर्स एक्सपीरियंसेस भी अगर बच्चे को इस समय मिलेंगे तो इनका असर लंबे समय तक बच्चों पे पड़ेगा, बच्चे की डेवलपमेंट में पड़ेगा। देखो सारे बच्चे संवेदनशील है, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा संवेदनशील है। क्यों वो ज़्यादा संवेदनशील है? मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, जिनको पोषण अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जो अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे हैं डिजीजेस से, और जिनको मौका ही नहीं मिल रहा है अपनी पोटेंशियल को दिखाने का, उसको डेवलप करने का, तो इन बच्चों को हम ज़्यादा वनरेबल कहेंगे। वैसे तो सभी बच्चे वनरेबल होते हैं, लेकिन ये बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वनरेबल हैं। अब यहाँ पे डेटा बताया गया है कि जो बहुत बड़ी चाइल्ड पॉपुलेशन का जो हिस्सा है ना, उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, ये बताया गया है। ये जो डेटा है इससे ये साबित हो रहा है। नियरली 2/3 ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज सफर फ्रॉम मॉडरेट एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन। देखो जितने भी 5 साल से कम के बच्चे हैं उसमें से लगभग
2/3 बच्चे, यानी कि लगभग 66% बच्चे ऐसे हैं जिनको मालन्यूट्रिशन है, चाहे वो मॉडरेट मालन्यूट्रिशन हो चाहे सीवियर मालन्यूट्रिशन हो। अबाउट 3 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन स्ट्रीट्स विदाउट एनी शेल्टर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 3 मिलियन लगभग बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी घर के, बिना किसी शेल्टर के स्ट्रीट पे रह रहे हैं, सड़कों पे रह रहे हैं। लेस देन हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स गो टू स्कूल। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल जा पा रहे हैं, आधे से भी कम ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा पा रहे हैं। नहीं तो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से इन लोग स्कूल से या तो छोड़ दे रहे हैं स्कूल को, या तो स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं। 17 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया वर्क एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट। देखो, अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें, जो हमारा इंडिया का डेटा है वो बताता है कि लगभग 17 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो नंबर है ना वो कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने तो ये संख्या 44 मिलियन बताई है कि मतलब 44 मिलियन बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। 2000 में एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था। इसका मकसद था बच्चों की केयर करना और उनको प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। देखो, जितने भी बच्चे हैं ना जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, इनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। इनमें से कुछ ने तो लॉ को वॉयलेट किया होता है, कानून का उल्लंघन किया होता है, कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके ऊपर केस भी चलाया जाना है, साथ ही साथ इनको केयर भी देनी है, इनको एजुकेशन भी देनी है। तो इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 2000 में, और ये प्राइमरी लीगल फ्रेमवर्क है फॉर जुवेनाइल जस्टिस इन इंडिया। तो जुवेनाइल जस्टिस के लिए ये बेसिक एक लीगल फ्रेमवर्क है, बताया गया है कि क्या क्या लीगल चीजें, लीगल कार्यवाही इन बच्चों पे करनी है। ये जो एक्ट है इसमें 2 कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन को रखा गया है। पहले तो वो जो इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, मतलब जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। दूसरे वो जिनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो दोनों तरह के बच्चों को इस लॉ में, इस एक्ट में कवर किया जाता है। पहले तो वो जिन्होंने कानून का वायलेशन किया है, दूसरे वो जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिनको सच में केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। द एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एक्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया है कि जिसके आधार पे हम इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनका रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, उनको रहने को घर दे सकते हैं, शेल्टर दे सकते हैं। अब इनमें कैसे किन बच्चों को रखा गया था, कैसे पहचाना जाए उन बच्चों को जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको केयर की जरूरत है, तो वो बच्चों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। हु आर विदाउट इन होम और सेटल्ड प्लेस। ऐसे बच्चे जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई सेटल्ड प्लेस नहीं है, या तो वो अनाथ हैं, या तो जिनको छोड़ दिया गया है, जो स्ट्रीट पे रहते हैं, भाग गए हैं घर से, या मिसिंग बच्चे हैं जो खो गए हैं, या तो ऐसे बच्चों को इसकी कैटेगरी, इसके अंडर रखा जाता है जिनका गार्जियन उनको पालने के योग्य ही नहीं है। मतलब या तो वो ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जो उनके साथ कुछ गलत कर सकता है, या तो उनको मार सकता है, या तो उनको अब्यूज कर सकता है, या तो बच्चा नेग्लेक्ट किया जा सकता है इस पर्सन द्वारा। तो अगर ऐसे गार्जियन के साथ या ऐसे पर्सन के साथ बच्चा रह रहा है जहाँ पे उसके जान को खतरा है, उसको अब्यूज किए जाने का खतरा है, उसको नेग्लेक्ट किए जाने का खतरा है, तो भी इन बच्चों को भी इस एक्ट के अंदर कवर किया जाता है। ऐसे बच्चे जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं और बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं और उनको कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, उसको भी इस एक्ट में रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो अब्यूज्ड हैं, टॉर्चर जिनको किया गया है, जिनका शोषण हुआ है, या जिनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है, जिनको इनलीगल एक्ट्स में इन्वॉल्व किया गया है या इन्वॉल्व किए जाने के चांसेस हैं, उन बच्चों को भी इस एक्ट के अंदर रखा जाता है। बच्चे जो वनरेबल हैं, कि उनको इतने वनरेबल है, इतने संवेदनशील है कि उनको ड्रग्स अब्यूज में लगाया जा सकता है, उनको ट्रैफिकिंग उनकी हो सकती है, तो इनके लिए भी, इनको भी इस एक्ट के अंदर रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के विक्टिम है, सिविल कमोशन के विक्टिम है, नेचुरल कैलेमिटी के विक्टिम है, मतलब मान लो कोई सैन्य विद्रोह हुआ, उसमें बच्चों के माँ बाप मर गए, बच्चा कहीं से खो गया, तो उस बच्चे को भी इस एक्ट में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, अपने घर को खो दिया, तो उसको भी इस एक्ट के अंदर रखा जाएगा। ऐसे बच्चे जिनको अब्यूज किया जा सकता है, जिनको यूज किया जा सकता है अनएथिकल गेन के लिए। अब ऐसे बच्चे कौन है जिनको अब्यूज किया जा सकता है, जिनको अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है? वो बच्चे जो त्याग दिए गए हैं अपने माता पिता द्वारा, जो अनाथ हैं, जो रेड लाइट एरिया से छुड़ाए गए हैं, जो फैक्ट्रीज से छुड़ाए गए हैं, जो खो गए हैं या घर से भाग गए हैं, या प्रिजनर्स के जो बच्चे हैं, मतलब जो जेल में जिनके माता पिता हैं, उनके बच्चे भी तो वनरेबल हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाता है, उनको भी केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके अलावा जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोई डिसेबिलिटी है, उसको भी इन कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उनके साथ भी गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको भी बहला फुसला के अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं? तो सबसे पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम है। मतलब जो बच्चों के लिए चलाया जा रहा है ऐसा प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है। इसमें बच्चे की हर जरूरत को पूरा किया जाता है, उसकी हेल्थ को, उसकी न्यूट्रिशन को, इसके अलावा उसकी अर्ली
एजुकेशन को भी यहाँ पे देखा जाता है। 6 साल तक बच्चा यहाँ पे रहता है और उसको इंटीग्रेटेड मैनर में सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट हो पाए। इंटीग्रेटेड मैनर में मतलब वहाँ पे एक ही जगह पे उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, हेल्थ भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, एजुकेशन भी मिल रहा है, वैक्सीनेशन भी कराई जा रही है, बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, उनको भी दवाएं दी जाती हैं यहाँ पे। तो द प्रोग्राम ऑफर्स, तो इस प्रोग्राम में क्या क्या होता है, हेल्थ न्यूट्रिशन और हाइजीन की एजुकेशन दी जाती है मदर्स को, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फीडिंग भी कराई जाती है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, मतलब अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट और जो नर्सिंग मदर्स हैं, मतलब ऐसे माँ जो अभी अभी बच्चे की डिलीवरी जिन्होंने की है उनको भी यहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाती है, ग्रोथ की मॉनिटरिंग होती है बच्चों की। इसके अलावा बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, इम्यूनाइजेशन होता है, मतलब बच्चे का टीकाकरण कराया जाता है, बच्चे को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये प्रोग्राम आज लगभग 41 मिलियन से भी ज्यादा बच्चों को कवर कर रहा है। और ये जो आईसीडीएस है, इसके सेंटर्स जो है उसका नाम क्या है, आंगनवाड़ी, मतलब आंगनवाड़ी आईसीडीएस के अंदर ही काम करता है। आंगनवाड़ी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, यहीं पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अब नेक्स्ट है एसओएस चिल्ड्रन विलेज। ये क्या होते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये गैर सरकारी है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज द्वारा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है, ताकि एक फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिया जा सके, बच्चों को भी और औरतों को भी। मतलब यहाँ पे एक मदर होती है, उसके अंडर में 10 से 15 बच्चे होते हैं, ठीक है। अब जब ये मदर बच्चों को क्या करती है, केयर करती है, ठीक है। अब ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब इस एसओएस विलेज से ये बाहर चले जाएंगे, कमाने लगेंगे। उसके बाद ये अपनी माँ को, जो यहाँ पे मिली थी इनको एसओएस विलेज में, इनकी माँ, इनका ये केयर भी करेंगे। तो इस तरह से माँ को बच्चे मिल जाते हैं और बच्चों को क्या मिल जाती है, माँ मिल जाती है। तो इन ईच एसओएस होम देयर इज अ मदर, यहाँ पे एक माँ होती है जो 10 से 15 बच्चों की केयर करती है। इस तरह से ऐसे ही कर करके बहुत सारे घर बना दिए जाते हैं और इन घर को एक गांव के रूप का रूप दे दिया जाता है। मतलब हर घर में एक माँ और उसके 10-15 बच्चे, उसी तरह से फिर दूसरे घर में ऐसे ही, तीसरे घर में ही ऐसे ही, तो ऐसे करके बहुत सारे घर बना दिए जाते हैं और एक विलेज का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। अभी जो बच्चे हैं ना, ये एक स्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट में पलते बढ़ते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है, तब तक इनको इस घर में रखा जाता है जब तक ये इंडिपेंडेंट यंग एडल्ट्स ना बन जाए। ऐसा फैमिली लिव टुगेदर, ये जो फैमिलीज हैं 10 से 15 बच्चों की और एक माँ की, ये एक साथ रहती है और एक विलेज इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, ताकि यहाँ पे इनको ये भी सिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है, सोशल लाइफ को कैसे जीना है। मतलब अब एक गांव बन गया तो गांव में आपस में एक दूसरे से, घरों से संबंध होते हैं ना, रिलेशनशिप होते हैं, तो यहाँ पे बच्चा सोशल रिलेशन बनाना भी सीखता है। इन इंडिया द फर्स्ट एसओएस विलेज वाज सेट अप इन 1964। तो पहला एसओएस विलेज इंडिया में 1964 में बनाया गया था। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन केयर अबाउट फॉर अबाउट 6,000 needy abandoned children in 40 unique villages across the country। तो एसओएस विलेज हमारे कंट्री में इस समय 40 हैं और इसमें 6,000 से ज्यादा बच्चों को भी को रखा जा रहा है। किन बच्चों को, जिनका कोई सहारा नहीं है। इसका तीसरा है चिल्ड्रंस होम रन बाय गवर्नमेंट फॉर children from 3 to 18 years who are in state custody for various reason। तो ये जो चिल्ड्रंस होम है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होते, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो स्टेट की कस्टडी में है। अब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे स्टेट की कस्टडी में हो सकते हैं। 3 से 18 साल के बच्चों को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह के होम्स हैं, चिल्ड्रन होम 3 तरह के हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम में किन बच्चों को रखा जाता है, उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे इनको टेम्पररी टाइम के लिए रखा जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए रखा जाता है, जब तक कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी न हो जाए। यहाँ पे बच्चों के बारे में पता किया जाता है, उनके पेरेंट्स को पता लगाया जाता है, मतलब पेरेंट्स को ट्रैक डाउन किया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है। तो जब तक बच्चे के बारे में ये सब चीजें पता लगाई जाती है, तब तक उनको ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है। स्पेशल होम्स दूसरे हैं, ये इनमें किनको रखा जाता है, इनमें उन जुवेनाइल्स को रखा जाता है, उन बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने लॉ को वायलेट किया हो, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कस्टडियल केयर दी जाती है, मतलब यहाँ पे इनको सजा भी दी जाती है और यहाँ पे मतलब इनकी केयर भी की जाती है, ठीक है, क्योंकि इनको एजुकेशन देना, इनको बेसिक नीड इनकी पूरी करना भी यहाँ पे होता है। तो स्पेशल होम्स में उन बच्चों को रखा जाता है जो गिल्टी पाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, कानून द्वारा, और जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है और अपराध उनका सिद्ध हो चुका है। अब उनको यहाँ पे रखा जा रहा है, उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 18 साल से कम के हैं। जब तक 18 साल के वो नहीं हो जाएंगे, उनको स्पेशल होम्स में रहना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा है जुवेनाइल चिल्ड्रंस होम। यहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है जिनकी फैमिली नहीं मिल पाई, मतलब फैमिली को खोजने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं मिल पाई, तब इन बच्चों को चिल्ड्रंस होम में रखा जाता है। मतलब अगर इनकी फैमिली नहीं मिल पाई या अनफिट पाई गई या डेड रही या वो अपने बच्चे को लेना ही नहीं चाहते वापस, तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को चिल्ड्रन होम्स में रख दिया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होम में कब रखा जाता है? जब तक ट्रेस किया जा रहा है। एक बार फैमिली ट्रेस हो गई, फैमिली के बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी फैमिली इनको लेना नहीं चाहती या फैमिली है ही नहीं, फैमिली की डेथ हो चुकी है या फैमिली अनफिट है बच्चे को लेने के लिए, तब बच्चे को चिल्ड्रन होम में रख दिया जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बच्चों को रूम, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है ताकि बच्चों की स्किल्स को डेवलप किया जा सके और उनको सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाया जा सके। इसके बाद एडॉप्शन भी होता है। देखो एडॉप्शन पहले क्या होता था,
फैमिली से फैमिली में ही होता था, मतलब फैमिली मेंबर ही आपस में बच्चे को अडॉप्ट कर लेते थे। मतलब बच्चे के अगर माता पिता मर गए तो उसके चाचा चाची, मामा मामी, बुआ वगैरह उसको अडॉप्ट कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, समय के साथ साथ अडॉप्शन जो है ना वो फैमिली के बाहर भी हो रहा है। अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और लीगलाइज्ड कर दिया गया, मतलब एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिसके सहारे आप बच्चों को गोद ले सकते हो, और इसको लीगल भी बना दिया गया। अब बच्चों को गोद लेना लीगल है। ठीक है, अब बच्चों के अधिकारों का हनन न हो, एडॉप्शन के लिए अच्छे से रूल बनाए जा सके, उन रूल का कड़ाई से पालन हो सके, इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम था कारा। ठीक है, कारा बनाई गई। कारा का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी। इस एजेंसी में ये एजेंसी ये देखती है कि बच्चे को कौन गोद ले रहा है, जो पेरेंट्स बच्चे को गोद लेना चाहते हैं वो गोद लेने के काबिल हैं भी या नहीं। तो बच्चों के मतलब पेरेंट्स को देखा जाता है और फिर बच्चों की निगरानी यहाँ पे की जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चे को एक बार दे दिया पेरेंट्स को, उसके बाद खत्म। बच्चे की देख रेख मतलब बच्चों पे नजर रखी जाती है कुछ सालों तक, कि बच्चे जिन पेरेंट्स के हाथ में गए हैं, जिन पेरेंट्स के साथ बच्चे गए हैं, वो पेरेंट्स इनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर रहे हो, इनके साथ कुछ गलत ना कर रहे हो। तो यहाँ पे जो ये एजेंसी है कारा, ये क्या करती है, बच्चों के जो एडॉप्शन के रूल्स हैं उनको देखती है, बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो, बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, इसको भी ये देखती है। इसके बाद हम यूथ की बात करेंगे। हमने चिल्ड्रन की बात कर ली, अब यूथ के बारे में बात करेंगे कि यूथ क्यों वनरेबल है। देखो, यूथ बहुत ज्यादा वनरेबल है बहुत सारे कारणों से। पहला तो ये, इस समय बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है बच्चों में। बच्चों को समझ नहीं आता कि उनको कब बड़े का रोल निभाना है, कब छोटे का रोल निभाना है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ पे जो यूथ है उनको एडल्ट रोल्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। उनके ऊपर दो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहला तो ये अपना करियर बनाने की, अपनी लाइवलीहुड की, दूसरा मैरिज की। तो ये दोनों काम यहाँ पे इस एज में, यूथ वाले पीरियड में बच्चा नहीं, यूथ करता है। और यहाँ पे पीयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आपके ऊपर ये भी प्रेशर होता है कि आप अपने करियर में एक्सेल करो, आगे बढ़ो, अपनी लाइवलीहुड कमा सको और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अच्छे से सर्वाइव कर सको। विद इन ब्रॉड कैटेगरी यूथ देयर आर सम ग्रुप्स हु आर स्पेशली वनरेबल। देखो, यूथ जो है वो सारे वनरेबल हैं, लेकिन कुछ यूथ जो है वो स्पेशली वनरेबल हैं। वो कौन से हैं? पहला तो वो यूथ जो कि रूरल और ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं। दूसरे, आउट ऑफ स्कूल यूथ, मतलब जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया है, स्कूल नहीं गए या किसी कारण से स्कूल से निकाल दिए गए या स्कूल छोड़ दिया। एडोलसेंस भी बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, खास करके फीमेल एडोलसेंस। इसके अलावा ऐसे यूथ जिनको कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी वनरेबल हैं। इसके अलावा ऐसे यूथ जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, डिफिकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं, जो ऑर्फन हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं। मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, उसके बाद जब बड़े हो गए तो अब स्ट्रीट यूथ हैं वो। तो इस तरह से उनकी समस्याएं अभी सॉल्व नहीं हुई। जब बच्चे थे तभी भी परेशान थे, अब यूथ हो गए तभी परेशान है, तो इनको वनरेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। In order to be socially useful and economically productive, youth need appropriate education and training, adequate opportunity for personal development and advancement. तो सोसाइटी के लिए अच्छा होने के लिए, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनने के लिए यूथ को क्या चाहिए? अच्छी एजुकेशन चाहिए और मौके भी चाहिए। एजुकेशन के साथ साथ उनको मौका भी मिलना चाहिए कि वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो पाए, वो करियर में अच्छा कर पाए। तो उनको क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा मतलब कि साफ सुथरा घर चाहिए, उनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए और सोसाइटी से उनको सपोर्ट, केयर और प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए ताकि उनको शोषण से बचाया जा सके। अब कौन कौन से यूथ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं इंडिया में? तो सबसे पहला तो एनएसएस है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल सर्विस स्कीम, याद रखना। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को शामिल किया जाता है। क्यों, किस लिए शामिल किया जाता है? ताकि उनसे सोशल सर्विस कराई जा सके, उनसे नेशनल डेवलपमेंट के काम कराया जा सके। जैसे मान लो कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, कोई विलेज का तालाब बन रहा है, तो उनको कंस्ट्रक्ट कराने में, रिपेयर कराने में इन कॉलेज स्टूडेंट की हेल्प ली जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं उनमें भी इन बच्चों को लगाया जाता है, ताकि जैसे ट्री प्लांटेशन करना, जो खरपतवार हैं लेक में उनको निकालना, गड्ढे खोदना, तो इस सब चीजों में भी इनको लगाया जाता है। हाइजीन और सैनिटेशन की एक्टिविटीज में भी इनको लगाया जाता है। फैमिली वेलफेयर के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाइल्ड केयर, मास इम्यूनाइजेशन, तो ऐसे प्रोग्राम्स में भी इनको लगाया जाता है ताकि अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करा सके। वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है और इनसे ये उम्मीद भी की जाती है कि अगर इनके पास कोई स्किल है तो इसको ये सिखा पाए दूसरों को। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इन क्राफ्ट, टेलरिंग, निटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोऑपरेटिव्स, तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग देते हैं। एनएसएस स्टूडेंट ऑल्सो रेंडर असिस्टेंट टू लोकल अथॉरिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। तो जो एनएसएस के स्टूडेंट्स है ना, ये लोकल अथॉरिटी को असिस्टेंट भी कर सकते हैं, मतलब लोकल अथॉरिटीज की हेल्प भी कर सकते हैं ताकि वो जितनी भी सर्विसेज हैं उनको लागू कर पाए। मतलब बहुत सारी सर्विसेज को लोकल अथॉरिटीज क्या कर सकती है? लागू नहीं कर सकती, उनको वॉलंटियर्स चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में जो एनएसएस वाले बच्चे हैं ना, वो वॉलंटियर के रूप में इन लोकल अथॉरिटीज की मदद कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से इन सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर पाए, इनको लागू कर पाए, और ताकि इकोनॉमिकली और वीकर, सोशली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनकी हेल्प हो पाए, वो भी आगे बढ़ पाए, उनके लिए कुछ अच्छा काम हो पाए।
तो ये बच्चे लोकल अथॉरिटीज की भी हेल्प करते हैं अच्छा काम कराने में। इसका सेकंड है द नेशनल सर्विस वॉलंटियर स्कीम। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ऑन अ होल टाइम बेसिस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1 or 2 ईयर इन प्रोग्राम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट मेनली थ्रू नेहरू युवा केंद्र। तो यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र खोले जाते हैं जिनके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। अब ये जो है ये जरूरी नहीं है, ये एक वॉलंटियर स्कीम है। एनएसएस क्या था, जरूरी था, तो जो बच्चे एनएसएस को ज्वाइन करते थे वो सारे काम करते थे जो जो एनएसएस में होते हैं। लेकिन नेहरू युवा केंद्र में बच्चे अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जा सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है। एनएसएस में क्या था, आपका स्टूडेंट होना जरूरी था, आपको किसी कॉलेज का स्टूडेंट होना पड़ेगा। लेकिन नेहरू युवा केंद्र में नॉन स्टूडेंट यूथ भी काम कर सकता है, वो नेशनल डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सकता है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोग्राम्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूथ क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कैंप्स, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रमोशन ऑफ रूरल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो एडल्ट एजुकेशन के हो, चाहे यूथ क्लब को स्टैब्लिश किया जाना हो, चाहे यूथ लीडरशिप की ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जा रहे हो, इन सब प्रोग्राम्स का ये यूथ हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा रूरल स्पोर्ट्स को ये प्रमोट कर सकते हैं, रूरल गेम्स को ये प्रमोट कर सकते हैं। द नेहरू युवा केंद्र ऑल्सो एम टू इनेबल द नॉन स्टूडेंट यूथ ऑफ द रूरल एरियाज टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। तो गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, जो नॉन स्टूडेंट हैं, जो स्कूल कॉलेज तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी इनको गांव के डेवलपमेंट में इनसे सहयोग लिया जा सकता है, गांव के डेवलपमेंट में इनको शामिल किया जा सकता है। इससे देखो क्या होगा, बच्चों के अंदर भी ये आएगा कि हमने कुछ किया है, हमने अपने गांव के लिए कुछ किया, कुछ तो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज हैं उसका हिस्सा हम बने। दीज एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग द नॉन स्टूडेंट यूथ एक्वायरिंग लिटरेसी एंड numeracy skill of for self reliance, upgrade their functional activities and make them aware of possibilities of their development, thus making the youth financially efficient, economically productive and socially useful। तो यहाँ पे नॉन स्टूडेंट यूथ को क्या की जाती है, लिटरेसी दी जाती है, उनको न्यूमरेसी स्किल सिखाई जाती है ताकि वो सेल्फ रिलायंस हो सके, खुद पे निर्भर हो सके, और उनकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जा सके ताकि उनको पता चल सके कि उनके पोटेंशियल क्या हैं, वो उनकी डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज को भी बढ़ाया जा सके, उनको बताया जा सके कि आपके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, उनको आप डेवलप करो। अब यहाँ पे बच्चा जब रूरल डेवलपमेंट में अपना सहयोग देगा तो उसको अपनी क्षमताएं पता चलेगी ना कि अच्छा ये चीज़ भी मैं कर सकता था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें भी बच्चों को पता चलती है, बच्चा यहाँ पे अपने आप को एफिशिएंट पाता है, बच्चा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी होता है और सोशली यूजफुल भी होता है, समाज के काम आता है, बच्चा अपने घर के काम आता है, कुछ कमा सकता है। इसके बाद थर्ड है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर। बच्चों को एडवेंचरस एक्टिविटीज में लगाया जाता है। मैं बार बार बच्चा बच्चा बोल रही हूँ, यूथ की बात हो रही है, आप ये चीज ध्यान रखना। यूथ को एडवेंचरस एक्टिविटीज में यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे माउंटेनरिंग, हाइकिंग, एक्सप्लोरेशन फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टडी ऑफ फ्लोरा फौना। तो माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है, बच्चों को एडवेंचरस बनाया जाता है ताकि बच्चे इन सब जगहों पर जाएं, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, माउंटेनरिंग करें, हाइकिंग करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे थोड़े से एडवेंचरस बनेंगे, उनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप जब माउंटेन पहाड़ चढ़ने जाओगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई रिस्क ना आए, ठीक है। तो बच्चों के अंदर एक टीम वर्क को करने की क्षमता आती है, बच्चा कोऑपरेटिव टीम वर्क कर पाता है। इसके बाद बच्चा रिस्क टेकिंग हो पाता है, बच्चे के अंदर एक एडवेंचरस स्पिरिट जो है उसकी वो जगती है, बच्चे के अंदर एडवेंचर करने की क्षमता आती है, बच्चा रेडी होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन का रिस्पॉन्स बच्चा अच्छे से कर पाता है और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो एडवेंचरस एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जाता है यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद स्काउट और गाइड्स के बारे में तो आप जानते ही हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि स्काउट और गाइड्स के थ्रू रैलीज निकाली जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके। इसका एम क्या है कि बच्चों के कैरेक्टर को डेवलप किया जा सके, उन्हें अच्छा लड़का लड़की बनाया जा सके, उन्हें अच्छा सिटीजन बनाया जा सके, उनके अंदर लॉयल्टी की भावना आए, देशभक्ति की भावना आए, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता भी उनके अंदर आए। इसके अलावा बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। सोशल सर्विस के लिए बच्चे के अंदर एक डिजायर आए, एक इच्छा आए कि वो सोशल सर्विस कर पाए। तो इन सब चीजों के लिए स्काउट गाइड चलाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर ये सारी चीजें आए। कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम विच इज एम्ड एट मेकिंग द यूथ पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट प्रोसेसेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्री। तो इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम में। यहाँ पे यूथ को इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपनी कंट्री में जितनी भी डेवलपमेंट के प्रोसेसेस चल रहे हैं उसका हिस्सा वो बन पाए। अंडर दिस प्रोग्राम 3 रीजनल सेंटर्स फॉर एडवांस स्टडीज इन यूथ वर्क हैज बीन सेट अप इन इंडिया, चंडीगढ़, जाम्बिया और गुयाना। तो यहाँ पे 3 रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि बच्चा यूथ वर्क की स्टडीज कर पाए, यूथ वर्क की स्टडीज कर पाए। इसके लिए 3 सेंटर कौन कौन से हैं, चंडीगढ़ में है, जाम्बिया में है और गुयाना में है, ठीक है। इसके बाद 6th है प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। बच्चे में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रमोट किया जाता है, कैंप्स लगाए जाते हैं, सेमिनार्स लगाए जाते हैं जिनमें बच्चों को इंडिया के हिस्टोरिकल कल्चर हेरिटेज के बारे में बताया जाता है। बच्चे को ये भी बताया जाता है कि डिफरेंट एरियाज में जो लोग रहते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसी कैसी
प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ की प्रॉब्लम्स को तो आप जान ही रहे हो। इसके बाद उनको इसके अलावा आपको अलग-अलग एरियाज़ की प्रॉब्लम्स के बारे में भी सिखाया जाता है, बताया जाता है। बच्चों को सोशल कस्टम्स के बारे में बताया जाता है कि अलग-अलग एरिया के क्या-क्या सोशल रिचुअल्स हैं, क्या कस्टम्स हैं। तो इसके बारे में बच्चों को बताया जाता है ताकि बच्चों के अंदर एक राष्ट्रीय एकता की भावना आए। वो बाकी राज्यों को भी वो समझ पाएँ, बाकी रीजन्स को भी वो समझ पाएँ। अब हमने बच्चों को समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई आर एल्डरली वल्नरेबल। अब जो बूढ़े लोग हैं वो क्यों वल्नरेबल हैं? तो देखो इनका भी हमको पता है क्यों वल्नरेबल हो सकते हैं बूढ़े, क्योंकि वो उनकी हेल्थ लगातार खराब हो रही है। वो फाइनेंशियली अब इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, अब उनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपनी बेसिक नीड के लिए भी उनको दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो हेल्थ इस समय बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होता है, क्योंकि इस समय बूढ़े लोगों में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस ज़्यादा होती हैं, आइसोलेशन अकेलेपन की समस्या होती है। उनको लगता है कि वो अपने यंगर जनरेशन पे बर्डन है, उनको लगता है कि वो बोझ बन चुके हैं, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं रहे हैं, समाज के काम नहीं आ रहे हैं, अपनी फैमिली के काम नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियली वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एजिंग हैज़ बिकम अ मेजर सोशल चैलेंज। अब सोसाइटी में भी वो इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाते जितना वो अपनी यंगर टाइम पे ले पा रहे थे। जब वो जवान थे तो सोसाइटी के हर प्रोग्राम में वो हिस्सा ले पा रहे थे, वो सोसाइटी की हेल्प भी कर रहे थे, ठीक है, सोसाइटी के काम आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि उनकी एज खराब बढ़ रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से वो सोशली चैलेंज हो गए हैं, वो सोसाइटी में अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहे हैं, सोसाइटी के किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एल्डरली है वो वनरेबल हैं इन सब कारणों से। अब कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं एल्डरली के लिए, वो गवर्नमेंट भी हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबके द्वारा चलाए जा रहे हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ओल्ड एज होम। यहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है, इनको फूड, केयर और शेल्टर दिया जाता है। रेस्पाइट केयर होम्स, फोकस केयर होम्स, तो ऐसे बूढ़े लोग जो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं लेकिन उनको बीमारी बहुत ज्यादा है, उनको इतनी बीमारी है कि उनको कंटिन्यूअस केयर की जरूरत है, कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर की जरूरत है, तो उनको यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे उनकी केयर की जाती है, उनको दवा दी जाती है या जो भी नर्सिंग केयर की उनको जरूरत होती है दी जाती है। मल्टी सर्विस सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन, सभी तरह की मल्टी सर्विस सेंटर मतलब हर तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है ओल्डर पर्सन को। उनको डे केयर दिया जाता है, उनको एजुकेशनल सर्विसेज भी दी जाती है। मतलब बूढ़े हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो एजुकेशन नहीं ले सकते, अगर उनका मन है कुछ सीखने का, कुछ एजुकेशन लेने का, तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर की जाती है। लोगों यहाँ पे बूढ़े लोगों को कंपेनियनशिप भी मिलती है। कंपेनियनशिप मतलब इनको साथी भी यहाँ पे मिलता है, उनको कोई मतलब अपने एज ग्रुप के लोग मिलेंगे तो वो एक उनको अकेलापन उनको नहीं होगा। फिर है मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स। ये क्या है? ये उन बूढ़े लोगों के लिए है जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो आइसोलेटेड या बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई भी मेडिकल सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे दवा नहीं मिल सकती इन लोगों को आसानी से, इन लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल सकती, तो वहाँ पे मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स भेजी जाती हैं। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स का क्या मतलब है? मोबाइल मोबाइल मतलब चलने वाला। यहाँ पे ये जो मेडिकेयर यूनिट्स है ना, ये इनके पास जाती है। मतलब अगर ऐसे बूढ़े लोग जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, आइसोलेटेड एरिया में रह रहे हैं या बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं, उनके तक ये सुविधाएं हेल्थ केयर की पहुंचाई जाती हैं, उनको मेडिसिनल केयर दी जाती है, मेडिकल केयर दी जाती है, दवाएं दी जाती हैं। डे केयर सेंटर्स फॉर एल्जाइमर्स डिजीज डिमेंशिया पेशेंट, ऐसे बूढ़े लोग जिनके अंदर भुलक्कड़पन है, जो भूल जा रहे हैं, जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, जो डिमेंशिया के या एल्जाइमर के पेशेंट हैं, उनको डे केयर दिया जाता है। हेल्पलाइन एंड काउंसलिंग सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन, बूढ़े लोगों के लिए हेल्पलाइन सेंटर्स, काउंसलिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी बनाई गई है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन एंड केयर गिवर को भी अवेयरनेस दी जाती है। ठीक है, तो अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे बूढ़े लोगों को भी अवेयर किया जाता है कि देखो इतने भी आप बर्डन नहीं हो जितना आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अभी भी बहुत यूजफुल हो। यहाँ पे उनको बताया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा केयर गिवर को भी बताया जाता है कि वो कैसे अपने बूढ़े लोगों से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से डील करें। तो बूढ़े लोगों को सेल्फ केयर सिखाई जाती है, उनको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बताया जाता है कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो बीमारियों से। अगर उनको कोई डिजीज है तो उनको मैनेज करना सिखाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि वो अपने ओल्ड एज को हंसी खुशी अपना लें, ठीक है, उनको बुरा ना लगे। तो एक प्रोडक्टिव हेल्दी एजिंग हो, इसके लिए यहाँ पे ओल्ड पर्सन को रेडी किया जाता है। इसके अलावा इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग भी लाई जाती है। इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग मतलब देखो आप जो हो, यहाँ पे मान लो आपकी जनरेशन कोई और है, यहीं पे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन कोई और है, दोनों में जनरेशन गैप है। अब दोनों की जनरेशन में बॉन्डिंग बनाना भी यहाँ पे बताया जाता है, इन प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने बूढ़े लोगों से, अपने दादा दादी से बॉन्डिंग बना सकते हो, और उन लोगों को भी, दादा दादी को भी सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने ग्रैंड चाइल्ड से बॉन्डिंग बना सकते हो ताकि अकेला फील ना हो। सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन स्कूल एंड कॉलेजेस, तो स्कूल और कॉलेजेस में सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। क्यों? ताकि बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी आए अपने दादा दादी को लेकर, अपने ओल्डर जनरेशन को लेकर, ताकि वो उनके लिए सेंसिटिव हो पाए, उनको उनसे प्यार से रह पाए, ताकि बूढ़े लोगों को आइसोलेशन की फीलिंग ना हो पाए, उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है कि कैसे आप अपने दादा दादी के साथ रह सकते हो, उनके लिए सेंसिटिव हो सकते हो। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये पूछा जाता है, इसको
ध्यान रखना, NOAPS इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये क्यों हुआ है? ये बूढ़े लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। अगर ऐसे बूढ़े लोग जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको उनके फैमिली ने छोड़ दिया है, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए इन जो ये बूढ़े लोग हैं, इनकी एज 65 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इनको प्रूफ देना पड़ेगा अपनी एज का कि हाँ ये 65 ईयर्स के हैं, और इनको अपना डेस्टिट्यूट स्टेटस बताना पड़ेगा कि हाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इनको ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा। द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऐड टू द अमाउंट फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। तो इसमें मान लो जितने भी पैसे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट उसमें और ऐड कर सकती है। अगर मान लो 2000 रुपए दिए जा रहे हैं बूढ़े लोगों को, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने से 500, 1000 जो भी अपने रिसोर्सेज से चाहे वो ऐड कर सकती है। ठीक है, इसके लिए पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर स्टेट इसमें पैसा देना चाहती है अपनी तरफ से, तो उसको अपने रिसोर्सेज से इसमें पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो इसको याद रखना। आप प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर है, अगर इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, आप बूढ़े लोगों की, यूथ की, चिल्ड्रन की देखभाल करना चाहते हो, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जो भी सपोर्ट सर्विसेज चलाई जा रही है, उनका अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, तो आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो देखो, पहली स्किल तो आपको के पास पीपल स्किल होनी चाहिए। पीपल स्किल मतलब आपको लोगों से डील करना आना चाहिए। आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो उन लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा जिनके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जैसे यूथ के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो यूथ से इंटरेक्ट करो, बूढ़े लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं तो बूढ़े लोग से इंटरेक्ट करो। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको उसके लिए फंड की जरूरत होगी, आपको उसके लिए अथॉरिटीज से परमिशन लेने की जरूरत होगी। तो आपको उनसे भी कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, इंटरेक्ट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे किन लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा वो बताया गया है। तो पहले तो कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी के लिए आप प्रोग्राम चला रहे हो उस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करो, चाहे चिल्ड्रन, यूथ या एल्डरली। प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब आपको फाइनेंसेस तो चाहिए, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी किसी कंपनी से पैसे ले सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी आप हेल्प ले सकते हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे हेल्प ले सकते हो। आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करना आपको आना चाहिए, आपको उनसे भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर कोई संस्था चलानी है या उसमें काम करना है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाली स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास। आपको पर्सनल्स को रिक्रूट करना है, आपको लोगों को जॉब देनी है, आपको स्पेस चाहिए जिसका आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, आपको फाइनेंसेस को देखना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको इन सबको एडमिनिस्ट्रेट करना आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर आपके पास यूजी डिग्री है होम साइंस में, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। होम साइंस को कहीं कहीं फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आप सोशल वर्क में भी कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो। इसके अलावा जो सोशल साइंसेस हैं उसमें भी आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले सकते हो। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सोशल साइंसेस की किसी सब्जेक्ट के साथ, सोशल वर्क के साथ या होम साइंस में, तो फिर आप इस फील्ड में जा सकते हो। कुछ अदर कोर्सेज भी हैं जिनको आप कर सकते हो, जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, ये कोर्स भी आप कर सकते हो। डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क, यूथ डेवलपमेंट वर्क में आप डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तो आपके पास स्कोप क्या है, आप इस फील्ड में क्या क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोग्राम चलाना चाहते हो, किसके लिए चलाना चाहते हो, आपका खुद का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी स्किल्स क्या हैं, तो उस हिसाब से आप देखोगे कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपनी खुद की स्किल्स भी देखोगे, कौन सा प्रोग्राम आप चलाना चाहते हो आप ये भी देखोगे, अपना इंटरेस्ट भी देखोगे। तब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन बताए गए हैं। पहला है सेट अप योर ओन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विसेज टू एनी टारगेट ग्रुप। किसी भी ग्रुप को, चाहे चिल्ड्रन, यूथ या एल्डरली को आप टारगेट करके अपना खुद का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप मैनेजर बन सकते हो। कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है तो उसमें भी मैनेजर बन सकते हो। रिसर्च कर सकते हो आप इस फील्ड में, बी अ रिसर्चर कंसल्टिंग विद एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें आप रिसर्चर बन सकते हो, उनकी रिसर्च कर सकते हो और इस फील्ड में और अच्छा कर सकते हो। चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।